बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फाइसा केस की आज की कार्रवाई मैं आपके सामने बयान करूंगा। आज हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने रेफरेंस में हुकूमती इल्ज़ामात की तौसीक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कनाडा से, भारत से और बरतानिया से अदालती फ़ैसलों का कुछ हवाला दिया। लेकिन लग ये रहा है कि नाज़रीन के हर गुज़रते दिन के साथ हुकूमत के लिए जस्टिस कादी फाइसा का मुकदमा मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की है कि आला अदलिया के जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हों चाहे वो हाई कोर्ट से हों, वो काबिल एहतसाब हैं, लेकिन हुकूमत भी अदालत के सामने काबिल एहतसाब है। और अगर ये रेफरेंस खारिज कर दिया जाता है तो इस सूरत में हुकूमत को अदालत के सामने जवाब देना होगा, संगीन नताइज भुगतना होंगे। लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने इस ऑब्जर्वेशन के जवाब में अदालत को ये कहा कि बिल्कुल वज़ीर आज़म हो, सदर मुमलिकत हो, वज़ीर कानून हो या शहजाद अकबर हो, सब अदालत के सामने काबिल एहतसाब हैं। लेकिन ये तासुर अवाम में जा रहा है, ये इंप्रेशन लोगों के सामने जा रहा है कि जैसे इल्ज़ाम तो जज साहब की अहलिया पर है लंदन की जायदादों के हवाले से, लेकिन ट्रायल में जो खड़ी है, कटहरे में जो खड़ी है, वो हुकूमत खड़ी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर एग्री किया गया अदालत की जानिब से, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन तमाम चीज़ों को बयान करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुरू से आगाज़, आज अदालती कार्रवाई का आगाज़ कैसे हुआ ये बताने से पहले ये कोई 13 सफ़ात मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं सफ़ा 7 से आज शुरू करूँगा क्योंकि सारी कार्रवाई जो आज अहमियत की हामिल है, जिसमें ये सारे सवालात पूछे गए, वो सफ़ा 7 से शुरू होते हैं। उसके बाद मैं सफ़ा 1 पर भी आऊँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल पूछा गया, उससे पहले एक आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम के देखें पाकिस्तान का जो कानून है सिविल सर्वेंट्स के हवाले से, वो पाबंद करता है पब्लिक ऑफिस होल्डर को कि वो अपनी और अपनी अहलिया की जायदादें जो हैं वो ज़ाहिर करें और उन्हें छुपा कर ना रखा जाए। इस कानून का हवाला दिया गया, 1969 का ये कानून है। साबिक जनरल याहिया खान के दौर में यह बनाया गया था, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि यह कोई अच्छा कानून नहीं है, एक आमिर के दौर में बनाया गया था। लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि अगर ये अच्छा कानून ना होता तो 1969 के बाद पाकिस्तान का आइन भी बना और उसके बाद बहुत सारी तरमीम भी आई जो सियासी जमातों की जानिब से आइन में मुतारफ़ कराई गई। 18वीं तरमीम भी आई। अगर इस कानून पर किसी को इख्तलाफ होता तो 18वीं तरमीम में इसे बदल दिया जाता, लेकिन 18वीं तरमीम में उस वक्त की सियासी हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने इस कानून को नहीं बदला और वो ये कह रहे थे कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसकी अहलिया होती है वो भी सरकारी मरात लेती है, उससे भी कुछ सरकारी मरात हासिल होती हैं, तो लिहाजा जस्टिस कादी फाइसा को इन लंदन की जायदादों के हवाले से जवाब देना चाहिए, उन्हीं से ही पूछा जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे ये इस्तफसार किया बैरिस्टर फ़रोग नसीम से कि आप ये बताएं, जैसा आप कह रहे हैं कि जज साहब को जिस इंज़बाती कार्रवाई का सामना है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने, जज साहब को जवाब देना चाहिए लंदन की जायदादों के हवाले से। जज साहब से मनी ट्रेल पूछी जानी चाहिए, ये लंदन के फ्लैट्स किस तरह से ख़रीदे गए, इसके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मनी ट्रेल जस्टिस कादी फाइसा को देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि आप ये बताएं कि जस्टिस कादी फाइसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपना दिफा किस तरह से करेंगे। पाकिस्तान में जो कानून लागू है उसके मुताबिक किसी शख्स के जो इनकम टैक्स के गोशवारे होते हैं, जो टैक्स का रिकॉर्ड होता है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी शख्स को, किसी दूसरे शख्स को नहीं देती, क्योंकि सिक्रेसी का कानून जो है वो लागू किया गया है। इन तमाम सूरत हाल में FBI भी जस्टिस कादी फाइसा को उनकी अहलिया के गोशवारे नहीं देता। उनकी अहलिया भी जो खुद कफ़ील हैं, उनके अपने आज़ाद आमदन के ज़राए हैं, वो भी अपने हस्बैंड को अपने गोशवारे टैक्स के रिकॉर्ड नहीं देती। तो इस सूरत में किस तरह से जस्टिस कादी फाइसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात का दिफा करेंगे। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि आपका ये जो सवाल है इसका मैं तफसीली जवाब दूंगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसरार किया कि आप मेरे सवाल का फिर जवाब दे दें। लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि यह बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल है, मुझे तमाम कवानीन का जायज़ा लेने के बाद मैं इस पोजीशन में हूँगा कि आपके इस सवाल का जवाब दे सकूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अवाम का एतमाद अदलिया पर बड़ा मुकद्दस होता है और जज पर बड़ा एतमाद करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तो पाकिस्तान के अवाम बड़ा एतमाद करते हैं कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कह दिया। और वैसे भी बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि जो ये अख्तियार है जज का, ये अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है जो एक जज को दी गई है और इसीलिए हमारे मुआशरे में सुप्रीम कोर्ट के जज पर बड़ा अंधा एतमाद जो है वो किया जाता है और इसीलिए अवाम का अदलिया पर एतमाद जो है वो मजरूह नहीं होना चाहिए।
और अगर सवाल आ गया है लंदन की जायदादों का, तो ये जस्टिस कादी फाइज से सवाल होना चाहिए। उन्हें इसकी तमाम मनी ट्रेल देनी चाहिए कि किस तरह से लंदन की जायदादें जो है वो खरीदी गई। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि आपने ये भी तस्लीम कर लिया कि यह मुकदमा अदलिया की आज़ादी का है, क्या आप दोबारा ये तस्लीम करते हैं? जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि हाँ, ये मुकदमा अदलिया की आज़ादी का भी है। आगे चल के एक और सवाल भी उनकी जानिब से पूछा गया कि किस कानून के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज से उसकी अहलिया के हवाले से सवाल कर सकती है। इस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा मैं आगे चल के इसका जवाब दूंगा। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या किसी जज की निजी ज़िंदगी में उसकी अहलिया और बच्चे की निजी ज़िंदगी भी शामिल होती है? आपके सामने दो कानून हैं, इनकम टैक्स का कानून है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात हैं, लेकिन लगता यह है कि अब आप आर्टिकल 116 जिस पर आपने ये तमाम रेफरेंस बनाया था, उस पर आपने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और अब आप दीगर अमूमी पॉइंट्स के ऊपर अपना मुकदमा बिल्ड करना चाहते हैं। बल्कि रेफरेंस से भी जैसे सुमरता बंदयाल ने कहा कि लगता है कि आप लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और अब आप जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था उस पर रिलाई कर रहे हैं, उस पर इंसार कर रहे हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस सुमरता बंदयाल ये कहते हैं कि जो शो कॉज नोटिस जस्टिस कादी फाइसा को जारी किया गया है उसकी अपनी जगह पर अहमियत मौजूद है, लेकिन आप अपने रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपने रेफरेंस पर इन्हिसार नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि कानून दिखाएं कि खुद कफील अहलिया जो अपने वसाइल बताती हों, जो अपने वसाइल बताने में FBR के सामने नाकाम हो जाती हैं, मतलब जो जायदादें खरीदी गई हैं, अगर FBR जस्टिस कादी फाइसा की अहलिया से ये पूछता है कि आपने ये किस तरह से ख़रीदा और वो मनी ट्रेल देने में नाकाम होती हैं, तो इसका बोझ, इसका बर्डन जज पर कैसे आएगा? ये तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होगा और पेनल्टी या जो एक्शन होगा वो जज साहब की अहलिया के खिलाफ हो सकता है और इस सारा मलबा जो है वो जस्टिस कादी फाइज साहब पर कैसे आएगा? और उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि देखें, जैसे जो मैंने शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस काबिल एहतसाब हैं, लेकिन हुकूमत भी काबिल एहतसाब है और अगर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि रेफरेंस दुरुस्त नहीं बनाया गया, ठीक नहीं बनाया गया, तो फिर हुकूमत को भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करना होंगे। सोशल मीडिया के हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बात की कि आप जज की इंटीग्रिटी के हवाले से बात करते हैं, जज की साख के हवाले से बात करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जज पर जो मर्जी कोई कीचड़ उछाल दे, आप तो ये कहेंगे ना कि जज की साख जो है वो ख़राब हो गई। लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि झूठी खबर हमेशा झूठी होती है, झूठी खबर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब की अहलिया और उनकी बच्चों ने लंदन में महंगी जायदादें खरीदी और ये तासुर गलत होगा कि जज साहब की अहलिया की जायदादों पर वो वजाहत नहीं दे रहे। ये एक बुरा तासुर जाएगा कि जज साहब से सवाल पूछा गया लंदन की जायदादों के हवाले से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जस्टिस मकबूल बाकर ये कहते हैं कि किस कानून के तहत अहलिया से पूछें कि जायदादें कैसे खरीदी गईं। और जज साहब ने बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि जज साहब ने लंदन की जायदादों की ख़रीदारी के हवाले से लाइलमी का इजहार नहीं किया कि जज साहब ये कहते कि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी अहलिया ने ये जायदादें कैसे खरीदी, कब खरीदी, ये सारी बात की गई। आगे चलकर एक और भी बात हुई जैसे सुमरता बंदयाल की जानिब से की गई कि जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। हम ये नहीं कहते कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, जजेस की शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया था आर्टिकल 116 के हवाले से, आपने खुद ही उस सवाल से लाताल्लुकी का जो है वो इजहार कर दिया है और आप रिलायंस कर रहे हैं शो कास्ट नोटिस पर, यानी आप अब अपनी बंदूक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंधों पर रख के चल रही है। इस सारी वीडियो में कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो मैं समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन क्रक्स से ये होता है कि जो जजेस की जानिब से कहा जा रहा है। मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि अगर रेफरेंस खारिज हुआ तो फिर हुकूमत का भी एहतसाब होगा, हुकूमत अदालत के सामने काबिल जवाबदेह होगी। जिस पर फ़रोग नसीम ने कहा हाँ बिल्कुल होगी, अगर हमने रेफरेंस बनाया है, हमारा रेफरेंस खारिज हुआ तो वज़ीर आज़म हो, सदर मुमलिकत हो, सब अदालत के सामने काबिल एहतसाब होंगे। लेकिन ऐसा तासुर तो नहीं जाना चाहिए कि जायदादें जज साहब की अहलियाँ की हैं, उनके बच्चों की हैं, उनकी इन जायदादों के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है, उस पर जवाब नहीं आ रहा। लेकिन लग ये रहा है, इंप्रेशन जो जा रहा है कि जैसे पूरी हुकूमत जो है वो कटहरे में खड़ी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल जो चल रहा है वो हुकूमत का चल रहा है। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि जब आप किसी किस्म की बात करेंगे, कोई एविडेंस नहीं होगा तो फिर उसके संगीन नताइज भी होंगे। आगे चल के जस्टिस फ़रोग नसीम ने यह कहा, बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने, कि मैं दलाइल देने में मज़ीद 2 दिन लूँगा। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से कहा कि हमें नहीं लगता कि आप 2 दिन में अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर पाएंगे। अभी तक आपने जितने भी अमूमी आर्गूमेंट्स दिए हैं, अमूमी तौर पर अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश की है, अभी तक तो आपकी जानिब से जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर भी दलाइल नहीं दिए गए। अब मैं आ जाता हूँ पहले सफ़े पर, कैसे कार्रवाई का आगाज़ हुआ।
वकील जस्टिस कादी फाइज साहब, मुनीर मलिक साहब उनका नाम है, उनकी जानिब से एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लंदन की जायदादों को इंटरनेट पर ट्रेस आउट करने के हवाले से बरतानिया की जो वेबसाइट है वो इतनी आसान नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँ और किसी भी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके एक बाकायदा तरीक़ाकार है और हुकूमत की जानिब से वो तरीक़ाकार या कोई रिकॉर्ड इस हवाले से अदालत के सामने नहीं रखा गया कि जस्टिस कादी फाइज साहब की जायदादों के हवाले से किस तरह से बरतानिया की वेबसाइट से मालूमात हासिल की गई। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि जज के मिसकंडक्ट को किसी कानून की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं रखा जा सकता। मतलब अगर टैक्स लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है तो पहले टैक्स की प्रोसीडिंग चलेंगी तो फिर मिसकंडक्ट का मुकदमा चलेगा, इसे यहाँ पर महदूद नहीं रखा जा सकता। वो ये भी कहते हैं कि जो अहलियाँ हैं जज साहब की, जस्टिस कादी फाइज साहब के, उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। मुअज़्ज़ज़ जज और उनकी अहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की और आर्टिकल 63 का हवाला भी दिया, जिसके मुताबिक अहलिया जो ज़ेर कफ़ालत होती हैं किसी भी रुकन असम्बली की, ये अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल 63 का हवाला दे रहे थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम। और इसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 63 के तहत अगर कोई रुकन असम्बली अपनी अहलिया के गोशवारों में अपनी अहलिया के गोशवारे अपनी अहलिया के असासे ज़ाहिर नहीं करता तो उसे अपनी रुकनीत से महरूम होना पड़ता है। और बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो आइन है वो गैर जानिबदार है और आर्टिकल 209 में मामला जो ज़ेर कफ़ालत का है उसे नहीं देखा जा सकता, या खुद कफ़ील अहलिया का है उसे भी आर्टिकल 209 में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शख्स की जानिब से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसकी जानिब से अपनी या अपनी अहलिया की प्रॉपर्टी ज़ाहिर नहीं की जाती तो ये काबिल सज़ा जुर्म है और आमदन से जब ज़ायद असासे होंगे किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर से तो उससे ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि आपका मुकदमा कुछ और था, जो आपने रेफरेंस बनाया वो कुछ और था, अब आप आमदन से ज़ायद असासों की बात कर रहे हैं, ये आपका मुकदमा नहीं है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि आपका नुक्ता ये था कि मवाद कौंसल के सामने आ गया, बाकी चीज़ों की अहमियत जो है वो नहीं रही, आपने इसके ऊपर भी जो है वो दलाइल नहीं दिए, अदालत के इस हवाले से भी आपने पूरी तरह से मुआवनत फराहम नहीं की। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि हम शोकाज नोटिस पर जो रिलाई कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मुकदमे में शोकाज नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, लेकिन जस्टिस कादी फाइज साहब के मुकदमे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है, तो लिहाजा उस कार्रवाई को आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये बताएं कि कौंसिल के सामने जज के खिलाफ आमदन से ज़राए का मवाद क्या था। आप आमदन से ज़राए की बात तो कर रहे हैं कि जस्टिस कादी फाइज साहब की आमदन से ज़्यादा उनके एसेट हैं, क्या आपने रेफरेंस में इस हवाले से कोई बात की? क्या किसी फोरम पर यह साबित हुआ कि जस्टिस कादी फाइज साहब की अहलिया या जस्टिस कादी फाइज साहब के जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं और जस्टिस कादी फाइज साहब ने अपनी अहलिया को जायदादें ख़रीदने के लिए पैसा दिया? इस हवाले से आपके पास क्या एविडेंस है? आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं रखी, एक पीस ऑफ एविडेंस जो है आप इस हवाले से रिकॉर्ड पर नहीं लेकर आए। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि हम जस्टिस मकबूल बाकर को मुखातिब करते हुए कि आपकी जानिब से जो सवाल आते हैं मैं उसे बड़ा रिकॉर्ड देता हूँ, मेरा आपके साथ बड़े एहतराम का रिश्ता है और ये 15 साल का रिश्ता है, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एहतराम का रिश्ता ये बरकरार रहेगा, लेकिन सब ये चाहते हैं कि इस मुकदमे का जल्द अज जल्द फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के भारत के अदलिया के हवाले से फैसलों का हवाला दिया गया बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से, कनाडा की अदालतों का फैसला हवाला दिया गया, बरतानिया की अदालतों के फैसलों के हवाले दिए गए कि वहाँ पर जब इस किस्म के या इससे मिलते जुलते या इससे हटकर किसी जज की ज़ात पर इल्ज़ामात लगे तो वहाँ पर क्या फ़ैसले हुए, वहाँ की अदलिया ने क्या होल्ड किया, ये भी अदालत के सामने रखी। लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि वज़ाहत यही चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदेगी। आज तक इस सवाल का जवाब जस्टिस कादी फाइज साहब की जानिब से नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि हो सकता है कि अहलिया जज साहब की ज़ेर कफ़ालत हों, अहलिया को अपने वालदैन से कुछ विरासत में मिला हो, तो क्या जज साहब को अपने गोशवारों में ये बताना ज़रूरी है कि जो जायदाद अहलिया को उनके वालदैन से मिली वो जस्टिस कादी फाइज साहब अपने गोशवारों में ज़ाहिर करें? और उन्होंने ये भी कहा कि किसी ऐसी, जस्टिस मकबूल बाकर ने बल्कि ये कहा कि कोई ऐसी इमारत जो किसी गलत इंफ्रास्ट्रक्चर पर या गलत लीगल प्रोपोजिशन पर कायम की जाए वो कायम नहीं रह सकती, वो ज़मीन बोस हो जाती है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह आगे चल के ये भी कहते हैं कि अहलिया के असासे पर आमदन से ज़ायद का तयन किसी फोरम पर होगा,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का तयन नहीं कर सकती। लेकिन बैरिस्टर फरोग नसीम ने यह कहा कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत ये जवाब खामिद को देना होता है। खामिद पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है तो खामिद को अपने और अपनी अहलिया के गोशवारों की तफसीलात इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर करनी होती है। ये तमाम तफसीलात आगे चल के सफ़ा 5 पर क्या बात हो रही है, वहाँ पर भी एक बड़ा अहम सवाल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से पूछा गया था कि आप ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया की जानिब से मनी ट्रेल लंदन की जायदादों के हवाले से दे दी जाए तो फिर क्या होगा। जिस पर बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि अगर जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया लंदन की प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से FBI को मुतमिन कर देती हैं, मनी ट्रेल बता देती हैं, तो ये मुकदमा, ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम भी आपको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आप जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया से पूछ लें, उसके बाद फिर आप जस्टिस कादी फायज़ा पर आएँ। लेकिन जब आप ये बात खुद कर रहे हैं कि अगर वो जवाब दे देती हैं जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया तो फिर सारा मामला क्लियर हो जाएगा, तो फिर हुकूमत जस्टिस कादी फायज़ा से ही सवाल पूछने पर इसरार क्यों कर रही है कि जस्टिस कादी फायज़ा ही लंदन की जायदादों के हवाले से जवाब दें। ये सवाल जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया से क्यों नहीं पूछा जाता। और भी बहुत सारी डिटेल हैं, अगर बताना चाहूँ तो शायद ज़ाहिर सी बात है कि 3.25 घंटों की प्रोसीडिंग है तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी, लेकिन आज की कार्रवाई का अहवाल बताना जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल इजाज़त चाहूँगा, खुलासा यही था आज की सारी कार्रवाई का। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ।